अदील, what are the facts? कल इंडिया ने एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है। इंडियंस ने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया है, 26 लोग मारे गए हैं। दिस इज अ मेजर एस्केलेशन। We will respond। 4-5 जितने भी तैयारे गिरे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स नहीं है। यार, हाउ डेयर दे, ये एक टिट फॉर टैट से बात नहीं बनेगी। ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया we will respond। What kind of retaliation from Pakistan we should say? हाँ यार, We have to target their military installation। पता है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री मीडिया से कितने इख्तलाफात रहे यार, लेकिन खुदा की कसम बहुत बेहतर है इंडिया से। कमाल आर खान से क्या बोला? उसने बोला कि हम पाकिस्तान को गजा बना देंगे। यार, एक तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप समझते हैं इसराइल पैलेस्टाइन में ठीक कर रहा है? आपका मोरल कंपास ये है। असदुद्दीन ओवैसी, तुम 5 वक्त के नमाजी एक आलिम इंसान हो, तुम मासूमों के कत्ल को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो यार। Where does the world stand? You do not see the world coming to Pakistan's support. Yeah, I don't think so। वर्ल्ड जो है वो यही मैसेज देती रहेगी, रिस्ट्रेंट शो करें, रिस्ट्रेंट शो करें, हमारे बल्ले पार भी फलाना करें। यार, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, ये एस्केलेशन बहुत अलग हुई है। भावलपुर, मुरीद के मेल लैंड पंजाब हिट हुआ है यार, कल को वो कराची हिट कर देंगे। We have to teach them a lesson। ये रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट नहीं, डिसप्रोपोर्शनेट होना चाहिए। पाकिस्तान हैज टू स्ट्राइक फियर in the heart of the Modi सरकार right now। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान मलिक है, आप रफ्तार देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं उस बारे में जिस बारे में सारी दुनिया बात कर रही है। पिछले 24 घंटों में इंडिया ने पाकिस्तान के 6 या फिर 9 मकामात को निशाना बनाया है, जिसमें 26 के करीब पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में अपने दिफा में पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट किया, जिसमें 5 इंडियन फाइटर जेट्स और 1 यूएवी ड्रोन मार गिराया गया। ये वो फैक्ट्स हैं जो अनडिस्प्यूटेड हैं और सबके सामने हैं। इसके अलावा इन नंबर्स से कई हजार गुना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म हुआ है। मुख्तलिफ हैंडल्स हैं जो अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज़ और चीज़ें आपको भेज रहे हैं और बेतहाशा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन हम आज इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि वी सिफ्ट थ्रू द इमोशनल रेटरिक और जज्बातियत और फेक न्यूज़ से आगे बढ़ के हम कोशिश करें कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर और जो एक मेजर्ड अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, उस बारे में बात करें, ताकि लोगों को एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके कि इस वक्त एक्चुअली हो क्या रहा है और फैक्चुअल व्यू मिल सके। मेरे साथ इंडिया के एक बहुत ही फेवरेट पाकिस्तानी एनालिस्ट अदील अजहर साहब मौजूद है। साहब, दे लव यू। रियली, मुझे वैसे कमेंट्स पढ़ के पिछली पॉडकास्ट के बाद अंदाजा हुआ था कि काफी ज्यादा मोहब्बत आपसे। एक तो मोहब्बत है, एक एक्सट्रीम मोहब्बत होती है, वो वाली है। आपकी मोहब्बत में तो हम बंद हो गए ना रफ्तार वहाँ पे। एक बैज ऑफ ऑनर है, बैज ऑफ ऑनर है। कोई मेरा ट्विटर अकाउंट भी बाय द वे वहाँ एक्सेस नहीं हो रहा इंडिया में। वाओ, यस, जस्ट इमेजिन। मेरे इंडियन लिसनर्स ने मुझे बताया कि आपका ट्विटर, मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। अब हम कोई हानिया आमिर तो है नहीं कि इंडिया से कोई बड़ा काम आ रहा है हमारे पास, धंधा चल रहा है, हमें क्या नहीं हो रहा, ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, और गालियां लिख रहा हूँ मैं तो अब इनको। अरे यार, रफ्तार के 10-15% व्यूअर थे वहाँ के। हाँ, हमारे थे, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। बिल्कुल, अपने प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट एंड फरहान आपसे बेहतर कौन जानता है। अदील, व्हाट आर द फैक्ट्स? ओके, द फैक्ट्स आर दैट सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई was not supposed to do this podcast because I was supposed to be in airport right now because मेरी लाहौर की फ्लाइट थी, बट क्योंकि जो एयर स्पेस वगैरह बंद हो गई है, सो उसकी वजह से इन्होंने खोली एयर स्पेस। मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रैवल कर जाऊँगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले फिर पता चला कि जी वो बंद कर दी गई है। विच एक्चुअली टेल्स यू दैट अगर कोई ये समझता है कि सिचुएशन अभी बिल्कुल डाई डाउन हो गई है एंड पाकिस्तान इज़ नॉट रिटेलिएटिंग एंड ऑल, नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। द फैक्ट्स दैट वी नो आर प्रीटी क्लियर। कल इंडिया ने, आई वुड से कि एक बहुत तवील अरसे के बाद हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है। देखिए, एलओसी आपका जो पूरा स्विफ्ट रटॉट हुआ था, नेचुरली आपको पता है कि जी वो एलओसी की तरफ से आए, दूर से मिसाइल मार के एक गड़ी दुपट्टा के फ़ौरन बाद फिर बालाकोट शुरू हो जाता है एंड ऑल, तो वो तो आपको पता है एयर टू एयर मिसाइल की रेंज इतनी होती है। बालाकोट में दरख्तों को नुकसान पहुँचा के चले गए। पाकिस्तान ने भी जो इंडिया को फिर एंट्री मारी थी, ज़ाहिर है वो हम एलओसी की तरफ से, हम एलओसी पे ही इंडिया अभिनंदन को हमने क्रॉस करवाया था। इतनी बड़ी वायलेशन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की हाकमियत की, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की, ये एक कम अज़ कम अगर हम अपनी लाइफ टाइम में बात करें फरहान, तो ये एक बड़ी अनयूजुअल सा वाक़या हुआ है। सो द फैक्ट्स आर प्रीटी क्लियर। इंडियंस ने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया है, पाकिस्तानी सिविलियंस इसमें शहीद हुए हैं, 26 लोग मारे गए हैं। भावलपुर और मुरीद के की ज़ाहिर सिम्बॉलिक वैल्यू, एक तो ज़ाहिर जो हाफिज़ सईद वाला एलिमेंट है वो तो अपनी जगह है ही है,
बट इट्स वेरी क्लोज टू लाहौर, जस्ट लाइक लाहौर का सबब बन गया अब तो, जो सोसाइटीज़ इतनी आगे तक पहुंच गई हैं। सो पाकिस्तान ने इस पे जो है वो रिटेलिएट किया। नेचुरली ये कह देना कि ये कोई अचानक हुआ वाक़या, कभी भी कोई जंग अचानक नहीं होती है। इवन दो हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं 65 में भारत ने रात की तारीकी में अचानक हमला कर दिया, नहीं, वी नो अबाउट द ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑल। हम वी वर परहैप्स नॉट एक्सपेक्टिंग इंडिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा कहीं करेगा, लेकिन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, नो डाउट अबाउट इट। और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था मैं इसको, अब ज़ाहिर हम तफसील से आके इस पर बात करेंगे, ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है फरहान, वी एग्री विद दिस थिंग। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को एंगेज किया एंड नो डाउट अबाउट दैट, एक बार फिर से हमने ये प्रूव किया कि हमारी एयर सुपीरियॉरिटी इंडिया पे है। एंड स्पेशली पाकिस्तान के जो नए 2022 के बाद हमने जो नए जहाज़ अपने J-10C विच इज़ अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर हम बात करें, रफ़ाल का तोड़ करने के लिए पाकिस्तान ने ये किया था, वो शायद पहली बार एक्शन में था। वी डू नॉट हैव द डिटेल्स येट। हमने PL-15 हमारे पास जो मिज़ाइल है जिसकी 200 किलोमीटर्स तक रेंज है, हमने वो फायर किए हैं। इंडिया का जहाज़ गिरा है, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि रफ़ाल गिरा है। इफ़ रफ़ाल फॉल्स डाउन दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि रफ़ाल को जो है वो किसी जंग में नुकसान उठाना पड़ा। इट्स अ वेरी सुपीरियर एयरक्राफ्ट। अभी तक इंडियन में सबसे पहले, बाय द वे, आज सुबह तकरीबन कुछ 8:30 बजे फरहान रॉयटर्स ने यह खबर ब्रेक की कि उनको लोकल अथॉरिटीज़ से ये खबर मिली है दैट इंडियन प्लेन्स आर डाउन। ये अब तक सिर्फ पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, हमारे पास कोई न्यूट्रल सोर्स से ये बात नहीं आ रही थी। फिर इंडिया के अखबार द हिंदू ने एक ट्वीट किया एंड फॉर अ मोमेंट आई जस्ट कुड नॉट बिलीव व्हाट आई वाज रीडिंग कि द हिंदू, जो कि इंडिया का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, बहुत बैलेंस्ड अखबार है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उन्होंने बोला कि 3 इंडियन प्लेन्स आर डाउन। एंड मैंने फ़ौरन उसका स्क्रीनशॉट लिया बिकॉज आई हैड एन आइडिया कि ये उड़ा दिया जाएगा, और हुआ यही। बेचारे सुबह से अभी तक वो अपनी जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का हुआ है सिलसिला। सो एक चीज़ और क्लियर हो गई है, वो ये कि जो इंडिया की तरफ से एक आ गई है, उन्होंने एक बड़ी ही, आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर इसको जो नाम दिया है वो उन्होंने किया है। फिर उसके बाद ये सिंदूर वाली चीज़ के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये अपनी विधवाओं के साथ कर क्या रहे हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने वो 2 ख़वातीन को बैठा दिया, जिसमें एक मुसलमान खातून भी थी, सिर्फ ये सिखाने के लिए। ज़रा उन खातून से वक्फ बिल के बारे में पूछें और जय श्री राम के नारे लगाने के बारे में पूछें, ज़रा उनसे पूछें वो खुद अपनी मांग में सिंदूर भरेंगी या नहीं भरेंगी। लेकिन बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। पाकिस्तान में हमारे DGISPR ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ज़ाहिर है फरहान उसमें एक बहुत ख़तरनाक बात की, और मेरे ख़्याल से इसको जितना हमें अब केयरफुली देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। इवन दो जब से वो प्रोजेक्ट बना है, चलता बलता है नहीं, लेकिन फिर भी नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे इंडिया का हमला करना, दिस इज़ अ मेजर एस्केलेशन। आई मीन वो जो एक कहते हैं ना कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह टारगेट नहीं करते एंड ऑल until and unless you are in a full-fledged war in something। इस तरह आपने करके ये एक बहुत डेंजरस इन्होंने जो है वो काम किया है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, आज सुबह 10 बजे हुई मीटिंग, तकरीबन 3-3.5 घंटे ये चली, और उसमें जो वर्किंग पैराग्राफ है, ज़ाहिर है वो तो बाकी सारी बातें तो ज़ाहिर आपको पता है ज़बानी जमा खर्च होते हैं, लेकिन जो वर्किंग पैराग्राफ है वो यही है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है वो फुल अथॉरिटी दे दी गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर। बड़ी ऑक्सीमोरोनिक सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल दे दी है उन्होंने अथॉरिटी, और वो अब अपने डिसीजन के मुताबिक एक्शन लेंगे। सो दैट्स द अपडेट एंड वी आर वेटिंग। और उसमें एक चीज़ और है कि वी विल रिस्पॉन्ड। मतलब एक और चीज़ जो वाजे कर दी उन्होंने कि ये जो 3-4-5 जितने भी तैयारे गिरे हैं ये हमारा रिस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये जो इंडिया ने किया है, जो इंडिया ने, मैं तो इसको दहशतगर्दी कहूँगा, दहशतगर्दी है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, बिल्कुल ऐसे, आपने सिविलियंस को कत्ल किया, शहीद किया है, आपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। अदील इसमें एक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक क्विकली जल्दी से, इंडिया ने आपको हिट कैसे किया है? इंडिया ने सरफेस टू सरफेस हिट किया है, एयर टू सरफेस किया है, कैसे किया? इंडिया ने सरफेस टू सरफेस अपने मिसाइल यूज़ किए हैं, बिल्कुल उन्होंने वहाँ से दागे हैं, और उनके जो उन्होंने टारगेट्स थे, यानी प्री डिटर्मिन उनके टारगेट्स थे, और उसको उन्होंने जाके हिट किया। इतनी प्रिसीजन के साथ, यस,
मतलब वी बीन हियरिंग अबाउट के मिसाइल प्रोग्राम इंडिया का डोलड्रम्स में है, लेकिन ये तो बहुत प्रिसाइज नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया हैज़ गॉट S-400, रशिया बहुत सोफिस्टिकेटेड और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का उनके पास एक जी 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 इंडिया का जो सरफेस मिसाइल सिस्टम है वो बहुत अच्छा मतलब है। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान के अगर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अंडर हिट किया है, नहीं कि कोई 200-300-400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल्स यूज हुए होंगे मोस्ट प्रोबब्ली। बिल्कुल हुए होंगे, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रिसिशन। देखिए उन्होंने जो वहाँ पे जिस मस्जिद को, सुबहान मस्जिद को बिल्कुल ऐसे है, जिसमें BBC रिपोर्ट कर रहा है कि so it was surface to surface. It was surface to surface. और पाकिस्तान ने जो डाउन किए हैं was in a dog fight. It wasn't a dog fight. It wasn't a dog fight. देखिए ये बात मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए बिल्कुल। देखिए फरहान, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। I mean, वो पेट्रोल कर रहे थे। वो पेट्रोल कर रहे थे। हाँ, वो जज्बा ईमानी और वो सारी बातें, हमारी फौज में जज्बा ईमानी है, ये है वो है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात माननी पड़ेगी। जब 3 किस्म की फौजें होती हैं, बर्री, बहरी और आपको पता फिजाई। फिजाई फौज एक ऐसी पाकिस्तान की एक इकाई है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास इंडिया पे एक काइंड ऑफ आइदर लेवल प्लेइंग फील्ड या एक डोमिनेशन है हमारे पास। अच्छा। उसके पीछे हमारे जहाज हो सकते हैं। देखिए क्रेडिट देना पड़ेगा उस वक्त की गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट के। उन्होंने देखा कि इंडिया रफाल खरीद रहा है तो उन्होंने J-10C, उन्होंने कहा भाई, जबकि उस वक्त तक चाइना में भी जाहिर है वो एक, कौन सी गवर्नमेंट थी? इमरान खान साहब थे वहाँ पे उस वक्त, और ये मानने वाली बात है। और ये खान साहब के बिल्कुल आखिरी के दौर के जो है ना ये फैसले किए गए थे उस हवाले से। एक बड़ी मज़ेदार, खैर एनीवे, ज़रा एहतियात से बात हम करते हैं, लेकिन अक्सर आपको पता है कि पाकिस्तान में हर जाने वाले वज़ीर आज़म को कॉकपिट में बैठा के उनको ही बिठाया था और उस पर लोगों ने कहा था कि खान साहब की छुट्टी होने वाली है। चले एनीवे, उस वक्त ये डिसीजन, वो J-10C था या वो JF-17 था? नहीं, J-10C। देखिए JF-17 तो हमारे पास बहुत सा, देखिए वो उसमें, हाँ, बिठाया JF-17 में था। उस वक्त JF-17 पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, ठीक है जी, और पाकिस्तान अब हमारे पास उसका ब्लॉक 3 आ गया है बाय द वे, जो कि उसका एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक एडवांस रेंज है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इज द ओनली एरिया वेयर, जैसे कहना चाहिए ना कि हमें शायद इंडिया पे एक एज हासिल है, और इंडिया को भी इस बात का अंदाजा है। फरहान देखिए, अभी भी वी आर वेटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन कि हमने रफाल डाउन किया है, लेकिन अगर ये वाकई खबर आ जाती है कि रफाल डाउन हुआ है, दिस इज सच अ मेजर साइकोलॉजिकल ब्लो टू इंडिया। इट विल बी कि वो 3 दिन पहले आपने मुझे एक पॉडकास्ट भेजी, बिल्कुल, जिसमें एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि भारतीय फजाइया की कैपेबिलिटीज बहुत खराब है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बारे में थोड़ा बताएं वहाँ पे क्या, क्योंकि वो आप ही समझा सकते हैं। नहीं, मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई जस्ट रीड एंड लिसन अ लॉट। बेसिकली वो जो एक अच्छी वो एक पॉडकास्ट थी, और वो एक इंडियन, बेसिकली इंडियन ओरिजिन एक प्रोफेसर थे जो कि गालिबन येल यूनिवर्सिटी से उनका, किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने जो है वो करण थापर से उन्होंने बात की थी। द वायर जो एक इंडिया का बड़ा अच्छा और बड़ा, मैं कहूँगा, बैलेंस किस्म का उनका एक न्यूज़ पोर्टल है, उसमें उन्होंने बात करके उनको ये बात बताई थी कि इंडिया जो है वो बेसिकली जो उनकी एयर सुपीरियॉरिटी या एयर रेस है, चाइना तो बहुत दूर की बात, वो पाकिस्तान से काफ़ी पीछे रह चुका है। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात की थी। उन्होंने अपना इंडिजिनस प्रोग्राम की बात की थी। देखिए, इंडिया का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम जो डिपेंड कर रहा था वो तेजस नामी एक जहाज़ पर डिपेंड कर रहा है। नो, तेजस इज बिन इन, आई वुड से कि अगर उसका 85 अर्ली 80s में जाके ख्याल आता है कि इंडिया को अपना एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट चाहिए, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तेजस अभी भी उस लेवल पे नहीं आया कि जिसको आप बैटल रेडी जो है, उस पर फिल्म तो उन्होंने बना ली बाय द वे, बल्कि बड़ी फिल्म की अभी तो स्टोरियाँ मिल गई इनको, सिंदूर, देखें क्या फिल्म का नाम, बात करना। हाँ, तो वो उसको अभी तक इंडिजनाइज प्रॉपर तरीके से, यानी अभी तक उसमें जो है ना वो डिलेज पे डिलेज और डिलेज पे डिलेज जो है वो हुए जा रहे हैं। ये एग्जीबिशनों में दिखाया जा सकता है सब कुछ। पाकिस्तान ने जो स्मार्ट गेम खेली, जो उन्होंने बात कर रहे थे, वो ये कि JF-17, एक तो आपने चंगडू जो कंपनी है चाइना की एविएशन, उसके साथ आपने इस पे काम किया। सो देयर वाज अ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थिंग कि शुरू के जहाज वहाँ पे बने, फिर आप पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आपने कामरा में बनाना शुरू कर दिया, एंड देन आप जो है वो लिटरली आप प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो JF-17 बिकम्स द बैकबोन ऑफ योर एयरफोर्स। इंडिया के पास इस वक्त कोई इंडिजिनस जहाज नहीं है जिसको वो अपनी बैकबोन कह सके। दे स्टिल रिलाई ऑन मिग्स, F-35 पे मैं भी आता हूँ। रफाल जो है वो तो अभी तो 35-36 रफाल हैं उनके पास। 35-36 में अगर फर्ज करें भी डाउन 3 है सर, 10% ऑफ देयर रफाल्स आर गॉन। आई एम टेलिंग यू, ये एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त मार्का हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया। सो समथिंग दैट ही वाज टेलिंग कि यार एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी इंडियन एयरफोर्स में जा रही है, जिसकी वजह से ना इंडिया अपनी कोई एवियोनिक्स डेवलप कर पा रहा है, ना इंडिया अपना एक जहाज़ बना पा रहा है। उससे कंपैरिजन में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है। ऑलरेडी उन्होंने रफाल को मैच कर लिया है विद दिस, और इंडिया को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इवन परहैप्स रफाल वुड नॉट बी इनफ। इसकी वजह से आपको F-35
ये जो मोदी साहब इंडिया को देने को तैयार हैं, जो कि अमेरिकन खुद खुश नहीं है जिस जहाज से, वो उनको जो है वो देने को तैयार हैं। सो पाकिस्तान अब हो सकता है में फर्दर एस्केलेट, बिकॉज चाइना का अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार है। इट्स कॉल्ड J-35 बाय द वे। सेम कंपनी चंगडू जो कि ये बना रही है आपकी, जिन्होंने J-10C बनाया है, वही इस पे काम कर रही है। हाँ, इट हैजंट बीन इंडक्टेड इनटू चाइनीज एयरफोर्स येट, बट कहते ये हैं कि दिस एरोप्लेन इज ऑलमोस्ट डन नाउ। सो वो दैट एंटायर पॉडकास्ट बॉस के यार, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसीज, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजन, बिकॉज ऑफ द बाबू कल्चर एंड ऑल। एक और बात भी आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि इंडिया में फ़ौज इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने सिविलियन के। अजीब समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है कि फ़ौज ऑपरेट कैसे कर लेती है इतनी उसको बिठाया हुआ नहीं था यार किसी को मीटिंग में यार। सोचे यार, जस्ट इमेजिन कितने अफसोस की बात है। तो ये बेसिकली दैट वाज अ पॉट, एंड आई थिंक इफ एज पाकिस्तानीज वी बिलीव ऑन द वर्जन दैट आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग राइट नाउ, एंड वो जो साहब कह रहे थे वो, और आज सुबह जो हुआ है वो आपस में कोरॉबरेट। सवाल मेरा वही है, डॉग फाइट थी कैसे? डॉग फाइट नहीं थी। हाँ, हम अपनी बॉर्डर के अंडर थे। अब हमें नहीं पता जहाज कहाँ से टेक ऑफ हुआ, ज़ाहिर जो कुछ ये हमें पता चलेगा ज़ाहिर आने वाले दिनों में। हमारे पास जो, जिस मैंने मिसाइल का जिक्र किया आपका, उसकी रेंज अब ये अभी हम रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं अपने JF-17 पे, और हमने अपने 2019 में नहीं थे, इसीलिए F-16 वाली कंट्रोवर्सी आई थी। ये नहीं थे हमारे, इसीलिए वो आया था कि हमने F-16 नहीं यूज किया। सो हमने उनके इंडियंस की मूवमेंट को वहां पे देखा कि उनके वो जहाज पेट्रोल कर रहे थे, हमें किसी न किसी तरीके से रिटेलिएट करना था। व्हाट वी डिड इज दैट वी फायर्ड अपनी बॉर्डर, हमने अपनी बॉर्डर से किया है, वहां पे जाके सरफेस टू एयर या एयर टू एयर? दिस इज एयर टू एयर। हमारे जहाज एयरबोर्न जहाज से उन्होंने किया है वहां पे। तभी आपको देखे ना वो भटिंडा में उनका जो है गिरा है, अंबाला, और यहाँ पे आके उनके जो रैकेज जो गिरे हैं जहाज में आके। क्योंकि देखिए, अगर फर्ज करें, मैं अभी मजाक से अपने बेटे की बात कर रहा था कि वो भटिंडा में ना वो दिखा रहे थे दूर से मलबा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ये पाकिस्तानी जहाज होता, वो अर्नाब गोस्वामी मिट्टी में वो लोटियां मार रहा होता, पाकिस्तान का ये कर दिया वो, कोई डाउट नहीं है उनके जहाज गिरे। बिल्कुल ऐसे ही 3 तो मान चुके हैं, मतलब 3 तो मान चुके हैं ना, मतलब 3 और 5 चले। मैं कहता हूँ चले, एक बात तो क्लियर हो गई है कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस टारगेट हिट किए, राइट। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट निशाना बनाया, बिल्कुल, जिसमें उनके कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 फाइटर जेट्स, 6 का भी सुना जी, बिल्कुल 5 have been shot down। ठीक है, वापस आ जाते हैं। एक सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा सर उठा रहा है, बहावलपुर की बात करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। मेरे ख्याल से उसके अलावा कहीं भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। नहीं, कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर आप देखो, एक मासूम बच्चा जो जहाँ भाग हुआ है वो कश्मीर में। अच्छा, वो कश्मीर जी, वो एक फौजी कर्नल LOC पे का बेटा, LOC पे हुआ है। मैं बात करूं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। बिल्कुल, इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे बड़ी कैजुअलिटी बहावलपुर हुई है। एक मानना ये भी है कि एवरीबॉडी न्यू कि वी विल बी टारगेटेड। यस, सबको पता था। उन्होंने, क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला था नागुज़ीर है, बिल्कुल, ही सेड कि दिस इज गोना हैपन। तो अगर जैसे हाफिज सईद साहब हैं या मौलाना मसूद अजहर है, बिल्कुल, इनकी जो भी रिलेटेड लोग थे, हमको उन जगह को एक्सपोज रखना चाहिए था। हमको उसको वेकेट नहीं कर लेना चाहिए था कि जानी नुकसान नहीं होता कम से कम मेरे, या ये हमसे ये आई विश कि पाकिस्तान में कभी ऐसा टाइम आए कि हम ये सवाल पूछ चुके हैं। देखिए, जो हाई वैल्यू टारगेट थे वो तो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर थे, बिल्कुल। वो तो ज़ाहिर है कहाँ हैं हमें अभी फ़िलहाल पता नहीं है। वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। खबरें ये आ रही हैं कि उनके कुछ बड़े करीबी एहलो-अयाल जो हैं वो इसमें जाबाक हुए हैं इस पूरे वाक़ये में। ये एक सवाल ज़रूर बनता है, क्योंकि मेरा सवाल ये है ना, देखो ना यार अदील, बड़ी सीधी सी बात है यार, 26 पाकिस्तानीज़ आर किल्ड अदील। यस, दिस इज नॉट अ जोक। देखिए, जो बात मुसलसल, देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं और हमें और आपको तो मतलब पता है अच्छी तरह कितने मसाइल, लेकिन यकीन करो, मैं इत्तेफाक की बात है आजकल कोशिश कर रहा हूँ, आजकल जल्दी सो जाता हूँ, तो आई हैड नो क्लू। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड द वॉर वाज ओवर। वो रात को छिड़ी भी और छिड़ के खत्म भी हो गई। सेम है। मेरी बेटी में 4:30 इट वाज ओवर। या तो मेरी बेटी वो ओ लेवल्स की तैयारी करी वो इंडियंस ने व्हाइट फ्लैग लहरा दिया है और ठीक है, खत्म हो सब। मैंने कहा खत्म, मैंने कहा दैट वाज क्विक। पर यकीन करो, इतनी एंग्जाइटी हुई, क्योंकि अदील देखो, पहले 2019 में इंडिया ने किया पुलवामा, वो उधर बालाकोट, फिर ईरान ने मिसाइल मारा, अब ये इंडियंस ने इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया है, राइट यार। हाउ डेयर, मतलब वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। आई मीन,
इसका एक जो सवाल अब ये है ना अदील कि आई थिंक ये एक टिट फॉर टैट से बात नहीं बनेगी। आई थिंक वो टिट से बहुत ज्यादा हमको इनको स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है अदील कि इंडिया हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर 26 पाकिस्तानियों को बता के मार रहा है। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड? देयर इज, ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया वी विल रिस्पॉन्ड, राइट। व्हाट काइंड ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान वी शुड से हाँ यार ठीक है, हिसाब बराबर हुआ। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तानी रिटेलिएशन मस्ट नॉट बी ऑन द सिविलियन टारगेट्स। हमें हिंदुस्तान के उस गलीज कौम के लेवल पे नहीं गिरना चाहिए। मैं समझता था कि इजरायली जो हैं वो दुनिया की सबसे गंदी कौम है, गलीज तरीन कौम है। आई एम सॉरी गाइस, जो हिंदू राइट विंग है ना, हिंदू राइट विंग, मैं सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा, ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, यार मुसलमान भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं उनकी मजबूरी है फरहान, वो अगर नहीं करेंगे उनकी इस वक्त इंडिया, देखिए मैं अक्सर ये, मैं जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था, बल्कि मैंने जो मनाज के साथ पॉडकास्ट भी की थी उसमें मैंने ये बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी जो है ना ऐसे मौक़ों पर एक मदारी बन जाता है, एक डुगडुगी वाला बन जाता है, और इंडियन लेफ्ट और उनके मुसलमान जो हैं वो उस डुगडुगी पर नाचते हैं। वो जब हारते हैं इलेक्शन तो फिर वो रोते हैं कि मोदी इलेक्शन कैसे जीतता है, मोदी ऐसे इलेक्शन जीतता है। दिस इज द टाइम नाउ। वो बेशरम शशि थरूर जो कि थसौरस वाली इंग्लिश बोलता है, मैं अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, मासूम हिंदू मुसलमानों के खिलाफ एग्जैक्टली वो सिविलियन की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द वेरी फ्यू इंडियन ओनली एट वायर, आरफा शेरवानी, शी इज द ओनली इंडियन जिस्ट, एंड राजदीप सरदेसाई टू सम एक्सटेंट, उसने ये सवाल पूछा है कि यार हमने सिविलियंस को मारा है, हमने सिविलियंस को हिट किया है, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान को उनके इस घटिया लेवल पे नहीं गिरना चाहिए। पाकिस्तान का जो प्रोपोर्शनेट जवाब होगा फरहान, इट हैज़ टू, वी हैव टू टारगेट देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशन। और एक मेजर नुकसान, अब पठानकोट एयरबेस हो, अम्बाला एयरबेस हो, मुझे नहीं पता, और हमारे खुदा के लिए जो टट्टू झूठ बोलने वाले बैठे हुए हैं, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, अब इंडिया में एक वो मोहम्मद जुबैर है, वो बैठा हुआ पाकिस्तानी अकाउंट्स को सुबह से जो है ना वो किया जा रहा है, फैक्ट चेक किया जा रहा है। यार मत करो बेवकूफी, साहब ने भी गलत पिक्चर पोस्ट कर दी। एंड मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार, अब तो गूगल रिवर्स सर्च से सब पता चल जाता है। भैया तुम्हारे पास एक वीडियो आती है, गूगल रिवर्स सर्च पे जाओ, अपने मोबाइल पे चेक कर लो, तुम्हारे पास पूरी उसकी जो है ना डिटेल आ जाएगी, सब गलत। अच्छा इंडियंस भी गलत लगा रहे हैं, हमारे यहाँ भी ज़्यादा गलत लग रही हैं। खैर इंडियंस कुछ भावलपुर की सही वीडियोस लगा रहे हैं, वो तो खैर भावलपुर से हमारे पास भी आई हैं तो वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हैज़ टू टारगेट एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन इंडिया की। कौन से मिलिट्री टारगेट्स आपको लगता है जो नियर द बॉर्डर? कोई एक मेजर, देखिए हमारे पास जो रेंज है वो तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है हम कहीं अपने करीब करीब उनके करेंगे। राजस्थान है, गुजरात है, गुजरात की एक बड़ी सिम्बॉलिक वैल्यू है, और उसकी सिम्बॉलिक वैल्यू क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की स्टेट है, वहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ी नेवल बेसिस। हमारा पंजाब है, हमारा देखिए पंजाब अगेन इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ईरान ने बलूचिस्तान में वीराने में मार दिए थे भाई। देखिए वही बात है ना, आप जैसे अक्सर एक शेर बड़ा जबरदस्त मुझे वो था, वो है जो उसका मिसरा है ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर गया मफाजात। तो हमारा इस वक्त पाकिस्तान का, व्हाट डू इंडियंस थिंक अबाउट पाकिस्तान? सो इंडियन थिंक अबाउट पाकिस्तान के ये एक बेकारी मुल्क है, इसके पास जो है ना वो कुछ अपनी रोज़ाना की रोटी खाने के लिए भी जो है ना उसको भीख मांगनी पड़ती है, और उसी बुनियाद पर ये मुल्क चल रहा है। इसमें ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता कहाँ है कि वो हमें जवाब दे सकता है, क्या दे सकता है? ज़ाहिर है एक बात और जो है, और वो ये है दैट इंडियन इंटेलिजेंसी और उनकी डिसीजन मेकिंग में इस बात की एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दैट परहैप्स पाकिस्तान में पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के दरमियान इतना बड़ा स्किज़म, इतना बड़ा गैप आज शायद पहले कभी भी ना हो। इवन 1971 के बाद भी भुट्टो साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया था। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हार्ट बर्न नहीं था, तो था उधर ही था, वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सॉरी, इस वक्त एंड आई थिंक दे हैव, मैं अक्सर कुछ दोस्तों की संगत में और गैदरिंग में ये बात बोला भी करता था कि यार मुझे कभी बड़ी हैरत होती है दैट इंडिया इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आई रियली होप वी फिल द गैप। अभी तो खैर इस पे आते हैं, इस पे हम सेकंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। तो मेरा जो पॉइंट है वो, मैं वापस आ रहा हूँ। आपने कहा गलीज कौम है अदील, एक जो मुझे समझ, मतलब देखो हम भी एक लाला लैंड में थे ना, ऐसी है, हम एक लाला लैंड में थे। फिर सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, थ्रू इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई, हमारे भी बहुत से नजरियात बदले, हमने चीज़ों को प्रैक्टिकली राशनल के साथ देखना शुरू किया, हमारा दिमाग तब्दील, बिल्कुल क्वेश्चन करना शुरू। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही कि यार एक जो इंप्रेशन मुझे इंडिया का मिलता है, मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे तुम्हें पता है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से कितने इख्तलाफात रहे यार, लेकिन खुदा की कसम बहुत बेहतर है इंडिया से, बहुत बेहतर है
यार इंडिया वाले जोकर्स, एब्सोल्यूट जोकर्स, मतलब ना इंटेग्रिटी है, ना इंटेलिजेंस है, ना कोई हया है, मतलब बिल्कुल बेहयाई के साथ नाच रहे। सवाल मेरा तुमसे ये है, इस इंफॉर्मेशन के दौर में मतलब अभी क्रिकेट प्लेयर्स, तुम कमाल आर खान जो फिल्म क्रिकेटर के कौन है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि हम पाकिस्तान को गजा बना देंगे। यार कैसे बोल सकते हैं? देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, राइट, पाकिस्तान इज नॉट पैलेस्टाइन, बिल्कुल। मतलब ये मतलब ठीक है हमारे इख्तिलाफात हैं जो कुछ भी है, लेकिन ये नहीं है ना, मतलब ये सीन तो नहीं है ना। एब्सोल्युटली। दूसरा ये आपके इनको आप समझते हैं इसराइल पैलेस्टाइन में ठीक कर रहा है, आपका मोरल कंपस ये है कि आप बोल रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पाकिस्तान के साथ भी वो करेंगे, यानी कि आप इखलाकी तौर पर भी तबाह हैं। एक तो आप पागल, मतलब आप ज़हनी तौर पर आपके पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ट्रू, लेकिन आप इखलाकी तौर पर भी क्या है यार फरहान, ये कॉम्प्लेक्स है, ये अभी ये कॉम्प्लेक्स है। ये 1000 साल की जो मुसलमानों ने इन पे हुकूमत की है ना, देखिए ये हिंदूज जो हैं, जो ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। पहली हमें क्या है, हमें तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है गुरु से, पहली हमें नहीं है, हमें पहली बार आके ना पिछले, देखिए इंडिया तो कोई, जावेद जब्बार साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं ना, वो कहते हैं इंडिया कोई मुल्क ही नहीं था। सही कहते हैं, इंडिया कोई कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने बनाया है ना। और इंडिया 15 अगस्त 2047 से पहले इंडिया कुछ भी नहीं होता था, वो सिर्फ एक मजमुआ था डिफरेंट स्टेट्स खित्ता था, एक खित्ता था। अब वो अपने आप देखिए कि जी वो अपने छत्रपति शिवाजी को एक गॉड लाइक फिगर बना दें और संभाजी महाराज को भी फिल्में बना दें। हमने औरंगजेब पे भी किए भी डॉक्यूमेंट, आप बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट बैलेंस किए हमने वो। आई टोटली एग्री विद यू। और मैंने अभी वो आदि देख ली है, मैं जब ड्राइव करता हूँ तो मेरा उस वक्त यूट्यूब चलता है, तो मैं अभी आजकल, आप लोग नहीं देखे औरंगजेब आलमगीर पे हमने बहुत एक फैक्चुअल और बैलेंस डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो कि इंडिया का बाय द वे 300 साल पुराना आदमी, इंडिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। आप देख लीजिए, उसे कहते हैं कि वो निकाल के, किसी ने मजाक से बात ये बोली कि पाकिस्तान अपने रिटेलिएटरी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन औरंगजेब रख दे, इंडिया की तपाने के लिए यही काफी होगा। एनीवे, कमिंग बैक, आई थिंक ये हिंदुओं का जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स रहा। मेजॉरिटी में होने के बावजूद उन्होंने जो है वो 1000 साल मुसलमानों पे हुकूमत की है। अपने वो छोटे मोटी उनकी डायनेस्टी ज़रूर आ गई, सब कुछ आ गई, थोड़ी बहुत फाइट उन्होंने पुटअप कर ली, रेजिस्टेंस। देखिए हुर्रियत इंसान की एक बुनियादी एक इंस्टेंट, एक जिबिल्लत है, उसको आज़ादी चाहिए होती है। जहाँ पे उनको लगा, आप देखें यही संभाजी महाराज औरंगज़ेब के कदमों में गिरे हुए होते थे। मुझे नहीं पता फिल्म में उन्होंने दिखाया भी होंगी ये चीज़ें या नहीं दिखाई होंगी, लेकिन खैर फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, फिर लेकिन इसका एक रीजन था, मुगल्स मुसलमान थे लेकिन वो कोई इस्लामी हुकूमतें नहीं थी, बिल्कुल बहुत इंक्लूसिव और सेक्युलर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था। खासतौर पे आप अकबर को देखें, अब आप देखिए, इवन आप औरंगजेब को देखें, उसका जर्नैल शिवाजी महाराज से लड़ रहा है, वो हिंदू है, और शिवाजी महाराज वो मुसलमान है। वो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता था जो आज इंडियन राइट, जो आरएसएस या राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो इस वक्त बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम था ही नहीं। yes. लेकिन क्या है, वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब अभी एक बड़ी मजेदार बात है, मैं अभी एक इंडियन जर्नलिस्ट या सियासतदान को सुन रहा था कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हिंदू खतरे में नहीं था, 200 साल अंग्रेज आ गए, हिंदू खतरे में नहीं था, 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत कर ली, हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदुओं की हुकूमत आई, हिंदू खतरे में हो गया। सो ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक, मेरे ख्याल से ना, एक मैं कहता हूँ फ्रस्ट्रेशन इनकी है हिंदू राइट विंग की, जो कि इस वक्त शायद हमें निकलती हुई ये नजर आ रही है। एंड फिर मैं यही बोल रहा हूँ कि अफसोस की बात यह है कि इंडियन लेफ्ट और मुसलमान जो इसमें इनके हमनवा होते हैं, आज आप असदुद्दीन ओवैसी की इस घटिया स्टेटमेंट को देखें। असदुद्दीन ओवैसी, तुम 5 वक्त के नमाजी, एक आलिम इंसान हो, तुम एक क्या आदमी हो, और तुम मासूमों के कत्ल को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो यार। तो मौलाना, चलो तुम ये कहते हो ओ उसने बड़ा हेल्प किया है, तेलंगाना में, हैदराबाद में बीजेपी को बहुत सीटें जितवाई हैं। भाई तुम मुसलमान आदमी हो, तुम कुरान पढ़ते हो, सुन्नत पढ़ते हो, हदीस पढ़ते हो, एक जंग का कायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इतना खूबसूरत बना के दिया कि तुम्हें तो एक दरख्त को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। मौलाना मसूद अजहर चलो तुम्हारा दुश्मन है, मैं मान लेता हूँ यार, या हाफिज सईद तुम्हारा दुश्मन है, उनके नाम पे तुम उनकी फैमिली के 10 लोगों को मार दोगे या 15 लोगों को मार दोगे, और तुम बेशरम इंसान असदुद्दीन ओवैसी तुम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं तभी यही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त जलीलो ख्वार हो रहा है, उसकी वजह वो खुद है। इंडिया का जो लेफ्ट है, अगर आज जलीलो ख्वार हो रहा है मोदी के हाथों, उसकी वजह वो खुद है। और ये वही ये बंदर हैं ये जो नाच रहे हैं इस डुगडुगी के ऊपर मोदी की। सो जो आपका जो वो पॉइंट था, हिंदू क्यों ऐसा है, मेरा ये ख्याल है उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको पहली बार पावर मिल गई है, एब्सोल्यूट पावर मिल गई है। मोदी इज
स्टिल इंडिया के वन, बल्कि अभी सर आप करा लें पोल तो वो तो और पॉपुलर आदमी है। इकोनॉमी जो है वो इनकी ग्रो नहीं कर रही है, जॉबलेस ग्रोथ होती है इनके यहाँ, नोटबंदी किस्म की चीज़ें लेकर आ जाते हैं, दिखाने को इनके पास रह क्या गया है जी, आईफोन आके मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारे पास, और मुझे बता दें मेक इन इंडिया जो क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या इनको दिखाने को इनके पास है क्या? आप 1% इंडिया की टॉप अर्निंग जो अमीर तरीन लोग हैं उनको इंडियन जीडीपी से निकाल दें, द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ इंडिया इज ऑफ अ सब सहारन अफ्रीकन कंट्री, इट हैज वन ऑफ द वर्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर आप ये देखें इंडिया को फायदा क्या होता है इंडिया, अभी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी मैंने जो है ना वो पढ़ा था, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली आई थी जिसमें बताया ये गया था दैट इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना वो स्टैग्नेट कर गई है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग। इंडिया में 3 या 4 करोड़ लोग हैं जो इसकी इकोनॉमी को चला रहे हैं, देर आर क्लोज टू 1 बिलियन पीपल जो कि सबसिस्टेंस लेवल पे रहते हैं। तो ये जो वो जो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं ना कि मैं अक्सर बड़ा हंसता हूँ। कल मैं ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पे भी लाइव हूँ कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर हमारी होती हैं, तो उनका सुबह फ़ोन आया, दिल सुबह से इन्होंने इंडियंस को लिया हुआ है, कोई तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे, आ जाओगे? मैंने कहा यार मैं फ्री में आ जाऊँगा, मैं आई वोंट इवन चार्ज एनीथिंग, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। और मेरे जहन में ज़ाहिर है फिर ऑस्ट्रेलियंस के साथ काम करने का ज़रा फ़ायदा होता है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। अरे आपको क्वेश्चनर बना के भेजते हैं भैया, दे गिव यू टाइम, एक दिन आप सोचिए जवाब इसके। सो एक सवाल ऐसे ही आया था जिसमें उन्होंने चाइना के बारे में पूछा ना सवाल कि व्हाट रोल डू यू थिंक चाइना कैन प्ले। मैंने कहा देखिए चाइना डायरेक्टली, मेरे जहन में जो आंसर है वो ये है कि चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हाउएवर ये जो पाकिस्तान के साथ इंडियन स्कर्मिशेस होती है ना, इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है, इंडिया की औकात अभी भी पाकिस्तान वाली है। वो चाइना वाइना के साथ, चाइना ने गलवान पे कब्जा कर लिया, इतने 100 मुरब्बा एरिया पे कब्जा करके वहां पे विलेजेस अपने बना लिए, उन्होंने उनको मेटेलिक रोड्स के थ्रू कनेक्ट कर लिया विद शिनजियांग एवरीथिंग। इंडिया चूं भी नहीं करता और उस पर उनका वजीर आजम मोदी खड़ा होकर बोलता है सब चंगा सी, कुछ भी नहीं हुआ। इनकी औकात पाकिस्तान वाली है। तो ये जो इंडिया चाइना हाइफिनेशन क्रिएट कर दी गई थी, इट वाज जस्ट अ फैसिनेशन जो कि वेस्ट ने क्रिएट की थी। अब मेरे ख्याल से वेस्ट को भी अंदाजा हो गया कि यार बस ये इंडिया शोज यू ऑनेस्टली फील, मैं वाकई में समझ नहीं चाह रहा क्योंकि मैं इंडिया को स्टडी नहीं किया रहा है, ये आपको लगता है कि वाकईतन बिलउमूम भारतीय कौम, हिंदू कौम या भारतीय कौम ही कहते हैं यार, वो इतनी जिंगोइस्टिक और स्टूपिड वाकई है? एक सर्टेन सेगमेंट ट्विटर को देख के नहीं हो सकता आदि। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, या जो मुख्तलिफ महसूस करते हैं वो खामोश है। देखो यार पाकिस्तान में भी तो ये मसला है ना, बिल्कुल डिसेंट इतना बैडली पनिश्ड है, बिल्कुल इस वक्त हमारे मुल्क में भी हो रहा है। ऐसे ही तो आप हो सकता है कि 98% लोग राइट डिसेंट करते हो, लेकिन वो वही जो 2% कमा रहे हैं वही शोर भी मचा रहे हैं। अच्छा देखिए, इसको हम 2-3 चीज़ों में ब्रेक करते हैं ना। हम इसको पहले अगर पॉलिटिकली देखें, बीजेपी गेट्स 35%, 36, 30, 40% वोट एट मैक्स। मुझे अब नंबर याद नहीं है, वो तो अगर मैं वाकई उस में देख कर आना चाहिए था। पिछले इलेक्शन में कितने परसेंट वोट ले लिए? सो दैट मीन्स अराउंड 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डज नॉट वोट फॉर बीजेपी। साउथ इंडिया में बीजेपी इन रोड्स बनाने में तमाम तर कोशिशों के बावजूद, एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका, और सबसे ज्यादा पंगे भी इंडिया में कर्नाटका में इसलिए हो रहे होते हैं। अभी जो सोनू निगम वाला भी इशू हुआ है, आपको पता कर्नाटका। अच्छा जी। सो तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनका तेलंगाना हुआ, बीजेपी वहाँ जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो इंडियन साउथ में जाहिर है वो एक सिचुएशन जरा डिफरेंट है। हाँ, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे दे गेट अ लॉट ऑफ वोट्स, नो डाउट अबाउट दैट, और वहाँ पे सीटें भी बहुत निकालते हैं। वहाँ पे मेरे ये ख्याल है कि उधर शायद ये जिंगोइज्म जो है ना वो है, इट इज़ प्रीवेलेंट। लेकिन फिर वही फैक्ट कि अब a lot of Indians are not happy with the direction of this country. Naturally, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो रही हो या फिर वो बात हो रही हो मुसलमानों के रोल के। You're right about the percentage. 2019 में 37% वोट था और 2024 में 36%। अंदाजा सीटें नहीं मिली उनको उतनी, लेकिन वोट बैंक उनका शेयर जो है वो कम हुआ है। 1/3 वोट अभी भी आप कह सकते हैं कि 1/3 इंडिया उनको वोट कर रहा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया और बहुत बड़ा उनको। सो जहां मुसलमानों वाला फैक्टर आता है, आई थिंक सर्टेन पॉपुलेशन, आई थिंक अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज वरीड। देखिए सेक्युलरिज्म जो है ना वो इंडिया का एक बड़ा वो रहा है। मैं ये कहूँगा कि आप देखें तमिलनाडु के लोग, आप देखिए तमिलनाडु में अक्सर आपको फिल्में देखें, आपको तमिल स्टफ देखें, आपको वो पंडित नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ पे माथे पे निशान बने हुए होते हैं, बट बाय नेचर तमिलियंस आर सेकुलर पीपल। और वहाँ पे मैं खुद, मेरा चेन्नई जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने वाकई मस्जिद, चर्च और वहाँ मंदिर बराबर में देखे हैं, और
नहीं, पंजाब में दिलजीत दोसांझ है, वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन मैं आई एम सॉरी, आई नीड टू, मैं इसको काउंटर, मतलब श्योर बिल्कुल। यार इंडिया जितना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, या जितना कौमियतों के लिहाज से बिखरा मुल्क है, जबानों के लिहाज से, उस मुल्क में एक पार्टी का 37-36% वोट लेना बहुत बड़ी बात है यार। ऐसे ये बहुत बड़ी बात है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह है ना, इट्स देखिए ना, वो 80% तो वहाँ हिंदू रह रहा है। हाँ, तो वो हिंदुओं का वोट यानी कि 100% बीजेपी को जा रहा है। तकरीबन अभी नहीं जा रहा, देखिए 100% नहीं कह सकते, साउथ इंडिया भी तो हिंदू है, वो नहीं जा रहा। जो हिंदी बेल्ट है, जो अभी हिंदी स्पीकिंग, जो आपका शुरू होता है, लेट्स से हम उत्तराखंड से स्टार्ट करें ना, जो गरीब बेल्ट है, मकबूजा कश्मीर, जो एक्चुअली इंडिया की गरीब बेल्ट है, आई मीन बिहार, यूपी, बड़ी गरीब रियासतें, छत्तीसगढ़, ये सारी आप उत्तराखंड से शुरू करें, आप जो है दिल्ली आते हैं। अब तो दिल्ली भी जीत गए उन्होंने, अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद सॉफ्ट हिंदुत्व पैदल था, वो कोई सेकुलर आदमी नहीं था, उसको उन्होंने बाहर किया। फिर यूपी आ जाएं, बिहार आ जाएं, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब से आए, मध्य प्रदेश आ जाएं, फिर आप राजस्थान चले जाएं, गुजरात ऑफ कोर्स नॉट हिंदी स्पीकिंग लेकिन फिर भी, एंड देन साउथ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज वहाँ पे ज़ाहिर है उधर हिंदू राइट विंग वोट है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वोट फॉर बाल ठाकरे की जो जमात शिवसेना हुआ करती थी, ऑल, बट स्टिल इट्स अ राइट विंग वोट। आई थिंक एक जो क्रेडिट आपको बीजेपी को देना पड़ेगा वो ये कि उन्होंने जो हिंदू राइट विंग वोट है, जो हिंदू माइंडसेट वाला वोटर है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। ये प्लेटफॉर्म इनके पास नहीं हुआ करता था, ये 80s में आके 90s में आके ये जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म पे आके जमा, और उन्होंने किया यही है। अभी नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ये बात बोली थी, मुसलमानों को टॉन्ट करते हुए ये बात बोली थी कि ये आपके मंगलसूत्र भी बेच देंगे। आज ये संदूर कर रहे हैं ना। मैं ये समझना चाह रहा था क्योंकि आपकी बात ही वैलिडेट हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी इसी तरह सोच रही है ना, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी। ये बात क्यों है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। पाकिस्तान का भी एक एक्सट्रीमिस्ट इमेज है, बिल्कुल ऐसी। जब वेस्ट पाकिस्तान को दिखाता है तो हमारे मजहबी इंतहा पसंदी के वाकयात को उछालता है, बिल्कुल ऐसी है, जो कि है हमारे है, लेकिन ये कभी किसी इलेक्टोरल विक्ट्री के अंदर ट्रांसलेट नहीं होती, कभी नहीं करते, कभी नहीं होती, बिल्कुल हो ही नहीं पाती। इसका मतलब है कि ब्रॉड बेस नहीं है, वो एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर तगड़े हैं, जहां वो एग्जर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस, शोर मचाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल ऐसी है। अवाम का साथ नहीं हासिल करते। लेकिन बीजेपी को या इन तमाम हरकतों के बावजूद, मतलब रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे वाहियात लोगों की बैकिंग के बाद बंदा तो कोई इसी जमात को इसी वजह से वोट ना दे के ऐसे पागल के बच्चे उसके हक में बात कर रहे हैं। कितने लो इंटेलेक्ट के लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वहां ये नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी है। सो आइदर दे उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो इतने इनसिक्योर हो जाए, राइट, बिल्कुल ऐसी है। खौफ बेच दिया, खौफ ही बेचा। या वो बहुत बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ तो खैर नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से कुछ है एलिमेंट बेवकूफ़ी का। जब सियासी देखें, खैर किसी की सियासी सोच पे हम उसको बेवकूफ़ ये ना करें, लेकिन वो जो फियर उन्होंने बेचा है ना, वो हिंदू खतरे में है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक उन्होंने मंजन बेचा है। आप ये देखें, आई डोंट नो, आपने 1990 से मणि रत्नम की एक मूवी आई थी बॉम्बे के नाम से, क्या बात कर रहे हैं यार, देखी होगी, जबरदस्त, 3 घंटे के लिए मिली थी हमें। अरे क्या बात है, 3 घंटे वापस करो, ये क्या बात याद दिलाई आपने यार। और जबरदस्त हुआ करता था सीन, और 50 रुपए किराया भी ज्यादा होता था, 10 रुपए किराया होता था। बॉम्बे मूवी में मनीषा कोइराला एक मुसलमान बनी है, और अरविंद स्वामी नाम भी याद आ गया इत्तेफाक से, क्या कमाल गाने उसके यार, रहमान एंड ऑल। उसमें एक सीन, मुंबई में हमले हुए हैं, फलाना हुए हैं, बाबरी मस्जिद के लिए कैंपेन चल रही है, एक सीन उसमें आता है कि अरविंद स्वामी जैसा एक ऐसा आदमी, सेकुलर माइंडेड आदमी, जो कि एक मुसलमान से शादी करता है, जब राम मंदिर के लिए चंदा मांगने आते हैं तो वो चंदा देता है, बिल्कुल देता है। That actually tells you is the siege mentality कि यार हमें घेर लिया गया है, अगर हम जो है वो रिटेलिएट नहीं करेंगे तो हिंदुइज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। कि वो ये बात समझते नहीं कि 1000 साल के मुसलमानों के रूल के बावजूद जब तुम्हारा मजहब खत्म नहीं हुआ, तो भैया वो खत्म, मजहब इस तरह खत्म नहीं होते। ये बात समझने वाली बात है। पारसीइज्म एक रिलीजन, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। एक पूरी सल्तनत जो है वो डेरिया समदारा की बात करते थे और बात करते थे, क्या कुछ नहीं हुआ पारसियों के साथ, वो मजहब आज भी चल रहा है, थोड़े से लोग हैं लेकिन चल रहा है मजहब। तो हिंदुओं को समझना चाहिए, लेकिन क्रेडिट्स टू बीजेपी, यू आर सेइंग दे आर स्टूपिड द वोटर्स, परहैप्स दे आर, बट वो जो उन्होंने एक चूरन बेचा है ना कि यार अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र भी बेच के जो है खा जाएंगे। नरेंद्र मोदी, कौन खा जाएगा? मुसलमान और बीजेपी, मुसलमान जो इतने कंप्लायंट है, एब्सोल्युटली, कांग्रेस, इनको डराना इन चीजों से है। जो इतने कंप्लायंस के बावजूद उनसे ये शक है कि ये कुछ कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान कुछ महीने पहले दिया है। ये कोई मंगलसूत्र से याद आया सिंदूर। हाँ जी, सिंदूर क्या नाम है यार? सिंदूर की रीजन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने रीजन ये बताई है कि जिन जिन को मारा गया ये सारे के सारे मर्द थे,
और हिंदू मर्द थे सिवाय एक दो, 1 मुस्लिम एंड 1 क्रिश्चियन, बाकी सारे जो 26 लोग 24 जो थे वो हिंदू थे। सो उन औरतों के क्योंकि उनकी जो विधवाएं हैं उनके सिंदूर इन्होंने जो है वो क्योंकि वो कर दिए, छीन लिया उनसे सिंदूर, तो उन्होंने उनका इसलिए नाम जो है उसका सिंदूर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। आई होप दैट मेक सेंस। अब आते हैं अभी ज़रा सुनिए। मरने वालों में एक इंडियन जिसे नौसेना कहते हैं या नेवी कहते हैं, उनका एक लेफ्टिनेंट भी था जो कि मारा गया, और उसकी वाइफ, अब मुझे उसका आई थिंक मुझे उसका नाम इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बंदी विधवा हो गई बेचारी, यंग बंदी, दे रिसेंटली गॉट मैरिड इन विद इन लास्ट फ्यू मंथ्स, और वहां पे होता है बड़ा जुल्म हुआ था कि हमने इस पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि यार फरहान मुझे वाकई ये बताएं, who have you seen in Pakistan celebrating this? Nobody. I don't know a single person. ये घटिया से घटिया सोच रखने वाले लोग ये कहते थे यार नहीं यार ये, यार हम इस शहर में गुजरे हैं यार जब लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा गया है भाई, यार अभी भी हो पता ही है ट्रॉमा यार। अब हमारे बलूचिस्तान में ही होता बलूचिस्तान है में आज यार तक ये हो रहा है। ये काम, मतलब हमने मार खाई भी इस चीज की। तो वो बेचारी जो नेवी ऑफिसर की जो बीवी है जी, उसने सिर्फ ये सवाल पूछ लिया के? कि सिक्योरिटी कहाँ थी। वैलिड सवाल है ना। मकबूजा कश्मीर, जैसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो उसको जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, आफ्टर द डीमिलिटराइज्ड जोन ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इट्स सबसे द हेवीली मिलिटराइज्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। एक मैं उस दिन अपनी पिछली पॉडकास्ट से लिंक हो जा रही हैं, आप कराची स्नो या इसकी स्लोप है ना, और स्नो वाली जगह है, मालंग जब्बा जाएं जरा रास्ते में सिक्योरिटी चेक पोस्ट चेक करें आप, वो रिजॉर्ट में घुसने से पहले, अब तो माशाल्लाह उन्होंने अपना भी एक रिजॉर्ट बना लिया है वैसे, उस बहाने और सिक्योरिटी बढ़ गई, लेकिन सिक्योरिटी तो है ना। मेरा पॉइंट बेतहाशा सिक्योरिटी हर तफरी मकाम पे बहुत सिक्योरिटी ऐसे ही है यार। एक जगह आती है विच इज पुलवामा में, पहलगाम में, दिस इज द मोस्ट फेमस रिजॉर्ट, ये जगह कही जाती है कि वहाँ पे लोग देवसाई टाइप की जगह है कि गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाती, लोग खच्चरों से और लोग जो है वॉक करके जाते हैं। नॉट अ सिंगल सिक्योरिटी पर्सनल देयर। 25 मिनट 20 मिनट वो अपने इम्प्यूनिटी के साथ दहशतगर्द लोगों की जो है, क्या अब तक पकड़े गए? कुछ नहीं पकड़े गए यार, यही तो पॉइंट है। दुनिया से क्यों लिफ्ट नहीं मिल रही इंडिया को? इस दफा ये हुआ है वैसे, दुनिया पे भी आना है अभी, दुनिया पे आना है। आप पहले इसकी कुछ तो भाई, उसकी वाइफ ने क्या कहा? बंदी ने सिर्फ यही बोला कि जी ये, उसने बेचारी ने वो एक जिस कैफियत से जो भी थी, उसने कुछ सवालात पूछे कि भाई ये क्या सिक्योरिटी का क्या सिलसिला है, क्या है। हिंदू राइट विंग जो ट्रोल्स हैं उन्होंने उस बेचारी का जो हाल किया है, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया उसके साथ, अरे उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। और इस पर रविश कुमार ने बड़ा अच्छा एक जो है वो पॉडकास्ट बनाई है रविश कुमार ने। मुझे नहीं पता रविश जी ने अभी तक क्या बोला है, लेकिन इन हमलों के हवाले से मैं सुनना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है खैर वो तो एक ही सरकारी लाइन ही फॉलो करेंगे। उन्होंने इस पर एक पॉडकास्ट भी किया है कि भाई जवाब तो दे दो, जो तुम उसको जलील कर रहे हो तो तुम्हारा काम है करना, लेकिन जो होम मिनिस्टर हैं इनके, उनसे ये सवाल पूछा है कि उसके ज़रा बच्ची के जवाबात ही दे दो यार, रादर देन उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। फरहान ये तक बातें की जा रही हैं कि वो JNU में होती थी, आपको पता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वैसी लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो वहाँ पे जो कश्मीरी लड़के थे उनके हॉस्टल में जाके रहा करती थी। दिस इज़ द लेवल। ये इतने फिल्दी और इतने गंदे लोग हैं ना। मैं आपको ये बता रहा था ना कि मुझे शायद, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे लगता था कि शायद इजरायली जो हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा वाहियात और वहशी लोग हैं। अक्सरियत में वहाँ इनको जब कश्मीर में 370 खत्म हुआ, इन्हें कश्मीर क्यों जाना था? वहाँ की लड़कियों के साथ जिना करने और शादी करने और ये सब बोलते थे हम इससे शादी करेंगे उससे करेंगे। यार किस किस्म के तुम गंदे लोग हो। और वाकई इन चीजों को देखने के बाद हमारे यहाँ देखें अभी कुछ हमारे, मैं नाम भी नहीं लूंगा, कुछ हमारे करंट अफेयर्स के इंतहाई हाँ यार कितनी बकवास की, गंदी गलीज जो बकवास की गई उस पे इस मुल्क के अंदर ही उसको लोगों ने बर्बाद कर दिया। चेक कीजिए, उसको कोई 1% सपोर्ट भी नहीं मिली उस बकवास में। एब्सोल्युटली। तो अल्लाह का शुक्र, मैं वो जो कह रहा हूं आप कभी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम तमाम, जैसे मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन भाई मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ एब्सोल्युटली इट्स अ मच मच बेटर प्लेस फॉर मुस्लिम्स टू लिव, नो डाउट अबाउट देन इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो हमारा थोड़ा बीच में मेरा, क्योंकि ज़रा आपका भी ताल्लुक वहीं से ही है, हमारा भी रूट्स तो वहीं की हैं। मैं बल्कि अक्सर ये बोलता हूँ दैट आई एम द फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी बॉर्न इन पाकिस्तान इन माय फैमिली। अम्मी अब्बू दोनों की विलादत बिल्कुल मेरे बिल्कुल। सो ज़ाहिर वहाँ पे हमारे कुछ जब रिश्तेदार वगैरह यहाँ आने शुरू हुए थे तो आई हैड स्टार्टेड नोटिसिंग अ लेवल ऑफ एरोगेंस इन देम कि इंडिया ऐसा हो गया तो इंडिया वैसा हो गया, तो इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया। उनके बारे में आजकल जब मैं ये हालात सुनता हूँ तो ज़ाहिर है अफसोस भी होता है, लेकिन कुछ मैं ये कहता हूँ कि ठीक है,
हाँ अनिल, लेकिन मैं एक और बात बोलूँ, देखो मैं कंफ्यूज हूँ इस बात में। यू हैव मेड योर माइंड। मुझे कंफ्यूजन क्या है कि अनिल, आपने देखा होगा आपकी भी पॉडकास्ट है इंडिया के बारे में, बिल्कुल है, रफ्तार पे भी लोग देखते हैं, बिल्कुल है, लोग बहुत बहुत पसंद भी करते हैं यार। तुम यकीन करोगे जब मेरा अरेस्ट हुआ तो बंदे ने बड़ा लिखा कि वो कहीं का था, मुंबई कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ वो। उसने पूरा अपना हिंदू लीनेज बताया, राइट, फिर कह रहा है लेकिन आई स्टैंड विद यू बिकॉज़ व्हाट यू से इज राइट। बिल्कुल। और उसने उसका कोई हमने कोई मतलब, तो मुझे बहुत ज्यादा एक सेम वॉइसेस भी मिली। 100% देखिए ना, सेम वॉइसेस भी इवन इन इजराइल, इस तमाम तर मैसेकर के बावजूद गजा में, लेकिन इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन सोशल मीडिया में कोई अच्छा कोई बड़ा डिसेंट नजर नहीं। I do find some people, मैं एक दो बताता हूँ, नहीं, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, नहीं, मशहूर लोगों में, बड़े लोगों में कोई भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसा यूनाइटिंग फैक्टर है जिसको इंडियंस जितने भी जो है ना वो तितर बितर हुए हैं, द मोमेंट इट कम्स टू पाकिस्तान, वो सारे के सारे जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। दैट इज व्हाट दे प्ले। ये पाकिस्तान की यूनाइटिंग फैक्टर क्या है, इस पे आते हैं। हाँ जी, लेकिन उससे पहले वेयर डज द वर्ल्ड स्टैंड? दुनिया कहाँ खड़ी है जनाब? डोनाल्ड ट्रंप, पोप डोनाल्ड ट्रंप कहाँ खड़े? समझे यार, डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन जो आया वो तो यही आया कि जी बहुत शर्मनाक चीज है ये। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है जी। अच्छा, मुझे ऐसा वो शेम, दरअसल वो शेम नहीं है, ये वाला शेम नहीं था, ये वाला कोई व्हाट अ शेम, सच अ शेम, ये एज एन एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया। अफसोस की उन्होंने, शर्मनाक वाला शेम नहीं, शर्मनाक वाली बात नहीं है बिल्कुल, और इसको इस तरह हमें समझना भी चाहिए और ये समझना भी कि अमेरिका आगे हमें सपोर्ट करेगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात इंडिया के बारे में कहता हूँ, दैट इंडिया एक प्रोजेक्ट है, एक मगरिब का, एक वेस्ट का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। 2007 में जब सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड मनमोहन सिंह यहाँ पे, और बिटवीन अमेरिका, उस वक्त अमेरिका ने ये बता दिया था कि यार इंडिया इज़ माय फेवरेट बेबी इन दिस रीजन, जो कि मुझे क्रिएट करना है अगेंस्ट चाइना। कितने कामयाब हुए नहीं हुए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे कि इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे एंड ऑल। आज तकरीबन 15 साल बाद, उसके कितने साल बाद, 18 साल बाद, हाउ मेनी न्यूक्लियर प्लांट्स थ्रू दैट अग्रीमेंट हैव कम अप? जीरो। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ है कि इंडिया एक तो विदाउट साइनिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बन गया, एंड सेकेंडली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट टुक प्लेस फ्रॉम इंडिया, यूएस टू इंडिया, वो किसी और मुल्क की, शायद इसराइल को शायद इसकी जो है ना एक्सेस हासिल थी। इज इंडिया America's Israel in subcontinent? There is a Israel in subcontinent in Middle East. Yeah. जो एक इसराइल बैठा हुआ है जिसने सारे अरब मुल्कों को मुंह दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसी। क्या इंडिया इस खित्ते का इसराइल है अमेरिका की? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है भी नहीं बन सकता। वो किसी और मुल्क को क्रिएट कर देंगे, इंडिया नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। क्योंकि इसमें क्रेडिट टू Congress's policies as well. Congress has not been in bed with India that much. With US. Yes. Oh, sorry. Congress has not been in bed with US that much from 1951. Yeah. वो non-aligned मूवमेंट का वो जरा उन्होंने हैंड्स डिस्टेंस पे रखा अमेरिका को, तो यानी कि वो तो नहीं होगा। क्योंकि फिर मेरा अगला सवाल ये होता कि ये जो गजा मेंटालिटी आ रही है, राइट, तो ये क्या इस बात से आ रही है कि उनको एक मिली हुई है चलो? देखिए, गजा मेंटालिटी किस तरफ से आ रही है? गजा मेंटालिटी इस तरफ से आ रही है कि इजराइल ने गजा में क्या जुल्म और जबर नहीं कर दिया, एंड द वर्ल्ड हैजंट रिस्पोंडेड। अच्छा, इंडिया को शायद ये लग रहा है कि यार हम अगर ये करते रहेंगे, बिकॉज देखिए यार, फिर वही मिसरा है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। उनको पता है कि जिस दिन IMF ने पाकिस्तान का पेटवा दबा दिया, उस दिन पाकिस्तान क्या करेगा। अब तो हमारे दोस्त मुल्क भी हमारी मदद नहीं करते ना, ये तो फिर हमें। अब मैं एक और बात, यहाँ पे एक और चीज़ लिंक हो रही है। इंडिया ने पिछले 1 महीने में बड़ी ज़बरदस्त ट्राई मारी कि पाकिस्तान को IMF से काट दिया जाए, नाकाम हो गया, वर्ल्ड ने लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? दैट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू IMF, हिज जॉब वाज टर्मिनेटेड 6 months बिफोर द एंड, और सेक्रीफाइस उसको किया गया, एक सेक्रीफिशियल एनिमल, कुर्बानी का बकरा उन्होंने बनाया। वैसे तो उनके इसी काम कर रहे हैं, अलग बड़ा रेप्यूटेड बंदा, बहुत रेप्यूटेड बंदा था, उन्होंने उसको जो है फारिग कर दिया इस वजह से कि वो पाकिस्तान को नहीं कर पाए। दैट मींस इंडिया इज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट। अब वो ये देख रहे हैं कि जी उन्होंने हम पे हमला कर दिया है, ठीक है जी, उन्होंने सिविलियंस भी मार दिए हैं, टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान, सब कुछ हो रहा है। ये अब ये टेस्ट भी करेंगे ना कि क्या दुनिया की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं सुना है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं सुना जिस पे कोई मुल्क, इवन फ्रॉम 26 बंदों के मरने पे भी नहीं आ रहा यार, इवन फ्रॉम चाइना
अभी तक हमने मार्को रूबियो ने तो बहुत ही ठंडा बयान दिया है, कह रहा है कि पाकिस्तान शुड शो रिस्ट्रेंट। अब इसमें हुआ ये है, इसमें मेरा ये ख्याल है दैट अमेरिका ने जाहिर है इसमें कॉन्फिडेंस में, जो जेडी वैंस ने अभी रिसेंटली बयान भी दिया था, उसमें कहा था कि जो इंडिया को टारगेट करेगा और हम पाकिस्तान को बोलेंगे कि फिर वो सपोर्ट करे उनको और ये सब करे। आई थिंक द इंटरनेशनल पावर्स परहैप्स वर ऑन बोर्ड ऑन दैट। कोई ये समझे कि पाकिस्तान को आके डिफेंड, why would the world defend Pakistan? एक सवाल ये भी तो आता है यार। What cards do we have to play in the international geopolitics now? खत्म हो गए सारे कार्ड्स हमारे पास, ना हमारे पास कोई। जबकि इंडिया के पास बहुत बड़ा कार्ड है इस वक्त यूएस के खिलाफ। मतलब जेडी वैंस बैठा हुआ था, देखिए हर मुल्क को अपने घर में बुला के नेगोशिएट किए टैरिफ्स। ऐसे ही है, बिल्कुल खुद गया इंडिया, बिकॉज वही चाइना वाला फैक्टर, वही बिल्कुल ऐसी है। मैं तो हमेशा देखें, और वो सऊदी में बैठा हुआ था उस वक्त, देखिए, और उस वक्त वो सऊदी में $100 बिलियन की डील की। बिल्कुल। और कल यूके में पता है आपको हुआ क्या है, मेरे ख्याल से दब गई। उन्होंने जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसमें इंडियन नेशनल्स के लिए नेशनल इंश्योरेंस का टैक्स खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, विच विल मेक इंडियन टैलेंट अ लॉट मोर अट्रैक्टिव फॉर ब्रिटिश कंपनीज। यस, एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन यूके, मैं आज आपको बता रहा हूं, एंड दे विल रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी वीजास। ये भी बात सुनिए मैंने, यूके इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट कनाडा। वो जो इंडियंस को उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, यूके की इकोनॉमी वैसी तबाह है। कनाडा ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी ना इमिग्रेशन की वजह से। इंडिया से जाके जो वहाँ पे हाल किया, जरा कैनेडियन से पूछ तो लें, अगर ये ट्रम्प वाला एलिमेंट ना होता, लेबर को वहाँ पे, लिबरल्स को वहाँ पे इतनी मार लगने वाली थी। यानी एक मौके पर फरहान ये तक डिस्कशन आ गया था वहाँ पे, आई थिंक कनाडा में नीड टू विन 10 सीट्स। एक अपना, जैसे अब जो एनडीपी जगमीत सिंह की पार्टी है, उसने अपना एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस खो दिया है। लिबरल के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो भी खत्म हो जाएंगे देयर, बिकॉज इवन द इंडियंस हु हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर 20 years दे से फॉर गॉड सेक अब ये भटिंडा से लोग और ये पटियाले से लोग आना बंद कर दो। मैंने देखा है वहां पे तो पूरा जहाज आता है, बहुत बुरा हाल है। वो तो उनके पास इंडियंस ने तो वहां पे उनके पास उस बेचारे के लिए अफसोस भी होता है देख के, रहने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं होती, वो बेचारे बसों में तो सो रहे होते हैं उनके पास। चाइनीज और इंडियंस बहुत भरे। So यूके इज चाइनीज यार, फिर भी मेरे ख्याल थोड़ी सी वैल्यू एडिशन उनकी होती है, पैसा लाते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन है उनकी यार, जो भी हो। इट्स अ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग नेशन। यूके ने ये साइन कर लिया, सही है। देखिए यार, जो भी हो, इंडिया की एक है इंपॉर्टेंस है उसकी, हमारे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है ना यार बेचने को। तभी तो वर्ल्ड ये सोचना कि हमारे साथ आके खड़ी होगी, नहीं, हमारा ना कोई विजन। अब देखे ना 80s 90s में दुबई, यूएई, there was all पाकिस्तान यार। आप शारजा कब देख लिया करते, वहाँ पीआईए के बोर्ड लगे हुए, लिप्टन चाय, नेशनल अचार और ये सारे नेशनल फूड्स इसके लगे हुए हो करते हैं, हमारा सिटीजन घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। आज देख लें आप, यूएई इकोनॉमी इज ऑल डोमिनेटेड। तो हमने, मैं आपको बताता हूँ फरहान, जब मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ था, जरदारी और नवाज शरीफ का दौर शुरू हुआ था पाकिस्तान में, मुशर्रफ साहब से लाख इख्तलाफात हो सकते रहे, लेकिन इकोनॉमिक वाइज एंड पाकिस्तान एक आपको इंटरनेशनली एक इंपॉर्टेंट सा मुल्क लगता था यार, कुछ हो रहा होता था। मैंने जो भी था, मैं एक बात बोली थी, मैंने कहा था 2-3 साल जब जरदारी साहब के अंडर और हर जगह बम फट रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, और फिर भी हम नगमे बन रहे हैं हमारे, तो मेरे जहन में मैं हमेशा एक बात बोला करता था, पाकिस्तान इज़ लाइक अ स्लो मूविंग कार ऑन एन एक्सप्रेस वे। दुनिया हमें क्रॉस करती हुई जा रही है और हम अपनी उसी स्पीड पे लेफ्ट लेन पे जा रहे हैं, वो चल रहे हैं 40 पे जा रहे हैं, और हम बहुत मुतमईन हैं उस पर। ठीक है जी, आज हमें 15 साल बाद जो है ना इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, 20-15-16 साल बाद, कि यार दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है। ये जब जहाँ ये अफ़गानिस्तान का मामला ख़त्म हुआ, हमारी अब क्या वैल्यू रह जाती है। मैं तो कहता हूँ शुक्र करें चाइना, पता नहीं उसने हम में क्या ऐसा देख लिया, वो पता नहीं, वो एक मोहल्ले का एक दयालु कोई अंकल जी हैं जो कि एक ढीले से लड़के की मोहल्ले की जो है। यार मैं क्या बोलूं आदिल, अभी ये J10 हो या कोई और चीज़ हो, बिल्कुल हर चीज़ में चाइना ही आपको बचाता है। ऐसे ही आपका, और आप उनके सीपैक और हर चीज़ पे आप उनके साथ अपनी उनके साथ वफादारी हम उनके साथ भी नहीं कर पा रहे यार। मतलब हम उनके साथ भी वफादारी नहीं कर पा रहे बंदे, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं ट्रम्प और अमेरिका, चाहे कोई भी हो। मैं इस पे आपको लाना चाह रहा था कि ये जो आप इंडिया की डोमिनेशन और उसकी बात कर रहे थे, पाकिस्तान पे वापस आते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है? सफारतकारी इसहाक डार साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल ऐसे, इनका कोई ग्लोबल क्लाउट है, कोई स्वे है? बिल्कुल। लीडर्स देखिए, मुशर्रफ डिक्टेटर था, लेकिन उसका एक पर्सनल स्वे था, बिल्कुल था। वो खुल के हर एक से बात कर लेता कि वो था, ही वाज द बॉस, ही वाज ओपनली इन द बॉस। बेनज़ीर हैड दैट ऑरा, खान साहब हैड दैट ऑरा, बिल्कुल। इवन नवाज शरीफ, बिकॉज ही वाज अ पॉपुलर लीडर, हैड सपोर्ट, पीपल यूज्ड टू टॉक टू हिम। क्या शहबाज शरीफ
कुछ भी आपके लिए गार्डनर कर सकता है? मेरे ख्याल से जो वज़ीर आज़म पूरा दिन बैठ के दुनिया भर के वज़ीर आज़म को उनकी हैप्पी बर्थडे, इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद और ये सब कर रहा हो यार, कुछ एक एक्स खुल गया। हाँ जी, एक्स खुल गया। देखें आप, कमाल हो गया। और मुझे लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक बंद हुआ नहीं है। या शबाश, देखें आपके सवाल में ही जवाब है। आई थिंक एक बड़ी है हमारे साथ ये सिलसिला। इज़ इसहाक डार a career diplomat? Does he even know anything about diplomacy? आप ये देखिए कि पाकिस्तान का केस डिफेंड करने के लिए हमारे पास इस वक्त अता तारड़ हैं साहब। सुबह यल्दा हकीम ने काफ़ी उनकी जो है वो उनको घुमाया फिराया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि मैं अभी देख रहा था, एक दो लोग हैं सोशल मीडिया पे बड़े लोग जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह जी आपने पाकिस्तान का क्या लड़ा। वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है यार, ये वजीर दिफा यार। आप देखिए यार, उसने 2 दिन पहले मीम ट्वीट कर रहा है। अब देखिए उसकी रीजन, मतलब आप मजाक चल रहा है, रीजन यही आप कोई ट्रोल है, मतलब आप एक मीम पोस्ट, उनको अंदाजा, और उसके अगले दिन आपके 26 लोग कत्ल हो गए। सही बात है। आप एक बंदे के टब में नहाने की एक तफरी आपने वीडियो, आप विदिन 24 आवर्स मेरे ख्याल से आपके 26 लोग मार दिए। You know, the questionnaire that I got from ABC, one of the question was about we've been doing the dirty work for them. Why did पाकिस्तानी? अब मैं ज़ाहिर है मुझे अफसोस होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर देम, और ये डर्टी जॉब फॉर देम। यार ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। दिस कुड हैव बीन फ्रेम्ड इन अ वेरी different manner that Pakistan was a key player in the geopolitical game in this region, and every country has got in some the way you said it। एक तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला अंग्रेजी का होता है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते हैं, वो समझ नहीं होती है कि टोन अल्फाज कैसे जाएगा। भाई आपको याद होगा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जूश डीप पॉकेट्स का जिक्र कर दिया था। उस पे मेहदी हसन कितना रोया था, और जब मेहदी हसन को MSNBC से बाहर कहा, मैंने कहा था देख ले बेटा, देख ली डीप पॉकेट्स, अब पता चला तुम्हें। अदिल, आप बात कर रहे थे ये डर्टी गेम और उसकी अदिल, लेकिन पिछले बाजवा डॉक्ट्राइन जो स्टार्ट हुआ था उससे लेके अब तक हमने पिछले 3, 4, 5 सालों में एक कंटिन्यूअस सरेंडर देखा है पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से टुवर्ड्स इंडियन कॉज या कश्मीर कॉज। देखिए भाई साहब, आर्टिकल 370 लगा दिया उन्होंने, उसको बॉर्डर बना दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर मुसलसल असैसिनेशन होती रही उन तमाम लोगों की जो किसी ना किसी तरह इंडिया को डूब रहे। बिल्कुल ऐसे आप खामोश रहे। मतलब बड़ा क्लियर था कि हम पीछे हट रहे हैं जी, हम अच्छे बच्चे हैं, हम अब कोई इस तरह की प्रॉक्सी व्रॉक्सी, और ठीक है आपको करनी भी नहीं चाहिए किसी भी किस्म के जो आप कह रहे हैं ना गंदे काम किए थे। तो मेरे ख्याल से, लेकिन अदील, अगर वो तमाम डी एस्केलेशन फ्रॉम आवर साइड के बावजूद इंडिया ये कर रहा है, तो क्या ये आपको मोटिवेशन नहीं है कि गो बैक टू व्हाट यू आर डूइंग, या अब आपके पास वो करने का भी रास्ता नहीं? वो रास्ता बंद हो चुका है। अगेन जनरल मुशर्रफ का काफ़ी जिक्र आ रहा है। जनरल मुशर्रफ ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिट्रीट पाकिस्तान का लिया था कश्मीर से जो मुसल्लह जद्दोजहद से बैकआउट करने का, और उन्होंने ये कहा था कि 9/11 के बाद the world's perception of the jihad has changed. Freedom fighting and jihad changed. For them it's terrorism now, clear cut. आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, you are supporting terrorists, ठीक है जी। और उसमें फिर यही हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता slowly and gradually, अगर आपको याद हो तो even all parties हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो तक जनरल मुशर्रफ के फॉर्मूले पे ऑन बोर्ड आ चुकी थी, एक्सेप्ट फॉर जस्ट वन रीज़न, और वो थे अली गिलानी मरहूम जो है, उनके अलावा बाकी सब के सब उस ऑन बोर्ड आ गए थे कि यार अब यासीन मलिक हुए, क्या शब्बीर शाह हुए, या फिर उसके अलावा मीरवाइज़ उमर फारूक हुए, सब ये बात मान गए थे कि यार मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो अब इसका जो है वो नहीं रहेगा सिलसिला। पाकिस्तान क्यों स्ट्रेटेजिक बैकफुट पे जा रहा है? वी हैव बिकम अ वीक स्टेट ना। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हार्ड स्टेट का मतलब कुछ और निकाल लिया गया कि मैं डिसेंट को जो है ना अपने मुल्क में होने नहीं दूंगा। नहीं, एक जो हार्ड स्टेट और वीक स्टेट होते हैं ना, दुनिया भी उसको देखे, दुनिया को पाकिस्तान एक वीक स्टेट लगता है यार। इफ यू आर समवन तीसरी दफा आपके बॉर्डर्स वायलेट हो गए हैं 6 सालों में। ये तो एक पॉइंट हो गया ना। इफ समवन इज सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान एंड इज लुकिंग एट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की जरा कुछ इंडिपेंडेंट खबरें कहीं से लेने कोई कंसल्टेंट है, देखें पाकिस्तानी, मैं आई एम सॉरी जियो या एयरवाई की न्यूज़ डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान, लेट्स वी नो अबाउट इट। देयर आर कंसल्टेंट्स हु आर सिटिंग हियर, उनसे मैं एक रिपोर्ट करते हैं, गिव मी द असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे विल से दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट political polarization perhaps in its history.
अपनी तारीख की ये बदतरीन। पोलराइजेशन क्या है मतलब? अब पोलराइज यानी कुछ दूसरा पोल क्या है सर? 17 पॉलिटिकल तो दूसरा पोल नहीं है 17 सीटें तो फिर भी निकाल ली थी ना, जो भी था जेन्युइनली। सही है। यानी एक सर्टन है, प्लस सिंध में जेन्युइन सीटें पीपल्स पार्टी जीतती है ना, वो होता है। वो पाकिस्तान इस वक्त एक पोलराइज सा मुल्क है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो पिछले 3 साल से, अब आप देखिए कि स्टेट बैंक ने अभी जो अपनी रिपोर्ट बताई है इंटरेस्ट रेट कम करते हुए, उन्होंने कहा कि जी 2.1% का टारगेट भी अचीव नहीं हो पाएगा आपसे। दैट मीन्स आप लिटरली, और मज़ेदार बात यही है ना, जीडीपी ग्रो भी हो रही है। तो कैसे हो रही है कि आपके यहाँ गाय बकरे भैंसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं, लाइफ स्टॉक लेके जा रहा है आपको, और सर्विसेज लेके जा रही है। सर्विसेज का मतलब क्या? बैंक टी-बिल्स पे पैसे कमा रहे हैं, इससे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अदिल, गैस पता है अभी जो खबर आई तुमने पढ़ी थी, गैस पैकिंग प्रेशर होता है लाइन्स के अंदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस। देखिए आप, वो भी नहीं, योर होल नहीं, आपके गैस नेटवर्क थ्रेट में है, गैस कंजम्पशन नहीं हो रही। देखिए आप, यानी अब ये और आप गैस बंद नहीं कर सकते क्योंकि यू कांट टर्न डाउन द गैस फील्ड। सोचिए तो आपका पैकिंग प्रेशर, द न्यूज या बिजनेस रिकॉर्ड या डॉन की खबर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कि आपके यहाँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंजम्पशन, राइट, सीमेंट डिस्पैचेस स्टैग्नेंट, फर्टिलाइजर माइनस, या फर्टिलाइजर इस दफा तो आपकी ज़राअत भी बैठ गई, बिल्कुल बुरी तरह बैठ गई है। आपकी पावर कंजम्पशन नेगेटिव, डिमांड डिस्ट्रक्शन का जो दौर में और आप देख रहे हैं भाई अदिल, हमने मतलब हमारी जिंदगी हमने ऐसे, यार आपने इंटरेस्ट रेट आधे कर दिए हैं, कोई डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही। अभी मैं मुसलसल एक बात बोल रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे भी पॉडकास्ट में मैं इकोनॉमिक्स पे ज़ाहिर हम बात करते थे, रफ्तार 9 पे जब हमारी पॉडकास्ट होती थी, उसमें मैं हमेशा एक बात बोलता था कि ये जो इन्फ्लेशन कम हो रही है, ये ज़्यादा बल्ले बल्ले करने वाली बात नहीं है, ये बहुत परेशान कुन बात है। अच्छी चीज़ 0.3% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपके मुल्क की डिमांड सप्रेस हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है, इसको आपको उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान हिस्टोरिकली 5 to 6% इन्फ्लेशन वाला मुल्क है। बहुत तीर मार लें हम तो चलो 4% पे ले आए एंड ऑल। स्टेट बैंक की लॉन्ग टर्म जो होती है ना, अभी बोल रहे हैं वो 5 से 7, आप देखिए वो ये चाहते हैं जी लॉन्ग टर्म हम इस पे मेंटेन करना चाहते हैं, माइनस हो रही और अब आप ये देखिए यहाँ तो माइनस हो रही है। तो ये जो पॉइंट था वो ये था कि फरहान, दुनिया बाहर देख रही है हमको ना, और वो ये देख रही है, कह रहे हैं कि यार इट्स अ वेरी वीक स्टेट यार, व्हाट वैल्यू एडिशन इज पाकिस्तान डूइंग टू द वर्ल्ड। यार ये अपने आप से सवाल पूछे ना, हम ये मुश्किल सवाल, फाइनली वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन यार। हम कर क्या रहे हैं? हम कोई खास मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम क्या बना रहे हैं? अभी ये बड़ी तो अभी हमारी यार, ये हम इकोनॉमी पे अलग पॉडकास्ट बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखिए आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही है। चाइना इज नाउ नॉट एन अ चीप लेबर मार्केट, या ठीक है। आपके पास एक जबरदस्त मौका था कि आप एलएसएम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में घुसते, आपने वो बोर्ड भी मिस कर दिया। वियतनाम ले गया, कंबोडिया ले गया, इंडिया ले गया, बांग्लादेश ले गया, बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुम्हें पता है अदिल, मैन्युफैक्चरिंग 1 साल में 6 महीने में नहीं खड़ी नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग ये 10 साल का टाइम है, और अभी तक मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव है। आप 2018 के लेवल से 19 के लेवल पे। एनीवे, coming back to this, so you do not see the world coming to Pakistan's support? Yeah, I don't think so. वर्ल्ड जो है वो यही मैसेज देती रहेगी, रिस्ट्रेन शो करें, रिस्ट्रेन शो करें, हमारे बंदे मार दिए, हम रिस्ट्रेन शो करें, वो यही बोलेंगे, फिर बोल दूं वही लाइन। सही है। बस तो बस यही वापस आ जाते हैं कौन चीज़ पे, जिस पे आपका भी हार्ट बर्न है और शायद हमारा भी हार्ट बर्न है, शायद क्या यकीनन है। आज के दिन जब इंडिया ने आपकी सरजमीन को निशाना बनाया गया, राइट, एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल आईनी फैसला आईनी बेंच ने दिया है, बिल्कुल 5-2 सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। सही, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बाद में बात। बिल्कुल ऐसी टाइमिंग देखो, टाइमिंग कितनी बुरी। मैं बता दूं फरहान, मैं हुआ ये कि मेरा दिल ना आज सुबह से पसीजा हुआ है। सही है, हमने उनके रफ़ाल गिरा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, नहीं यार ये डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब है यार, ये मुझे मज़ा नहीं आया। ये वही फीलिंग थी जो बालाकोट के बाद एक फीलिंग हो रही थी ना, तभी जब अभिनंदन को देखा हमने, खुदा की ब्लडी नोज देखी। मैं उस वक्त एक मीटिंग से उठकर आया था आई कैप में, इनफैक्ट आई रिमेंबर मेरी मीटिंग थी, तो मैं वहाँ से वापस जा रहा था, तो मुझे अपने ऑफिस जाना था, एंड मैंने जब अवारी के सिग्नल पे मैं रुका हुआ था, जो कराची में लोगों में जाते हैं, तो मोबाइल पे मेरे YouTube चल रहा था, और मैंने पहली बार अभिनंदन की फुटेज आई वहाँ पे। यार माय हैंड्स एंड माय फीट वर शिवरिंग आउट ऑफ, मैं शायद इतने अरसे बाद पाकिस्तानी होने पे फखर हुआ था, सीना चौड़ा। और उससे 48 घंटे पहले डिप्रेशन में आ गए थे, इनसिक्योरिटी। अब मैं आज मुझे वही डेजावू वाली फीलिंग हुई। अच्छा, फिर आप अपनी फीलिंग का एहसास भी नहीं करते। फिर जाहिर है लाहौर जाना था, वो भी प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया एंड ऑल ओवर, द डे वाज़न्ट प्रोसीडिंग
फिर आज हमारी फुटबॉल टीम का मैच भी है जो मोस्ट प्रॉब्ली आज चैंपियंस लीग से बाहर भी हो जाएगी, सो वो भी एक अफसोस का एक चल रहा, लग रहा है जीत जाए। एंड देन सडनली वो ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू होती है। साकिब बशीर को मैंने सुना, वो कहते हैं जी ये थोड़ी देर में जो है ना सुप्रीम कोर्ट, पता ही था सबको क्या फैसला है। अच्छा अच्छा, यू न्यू दैट, हम सबको देखिए फरहान, हम सबको पता है, छुपाने वाली बात नहीं है, ये आईनी बेंचेस क्यों बनते हैं, हम सबको पता है। जो साहब उसको लीड कर रहे हैं उनकी आप कभी फैसले, उनकी पर्सनालिटी, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बड़े मजे की बात हुई है। लेकिन ये वो है जिन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी का फैसला है वो माना जाए, majority का फैसला उड़ा दिया जाए, और अब आज जो दो जिन्होंने माइनॉरिटी किया है उनका क्या होगा। अब आप देखिए, मैं अभी भी इत्तेफाक से मैं गाड़ी पे ही था जब ये फैसला आया, एंड जैसे कहना चाहिए ना कि आप जब एक अफसोस की हों और उसमें मजीद यानी आप ये सोचते हैं यार जो भी था, हम अपने सियासी इख्तिलाफात को साइड पे रख के जस्ट चेक आउट द जजमेंट जो आया है। यार जजमेंट क्या आया है कि आप एक सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चला देंगे। यार ये दुनिया में डेमोक्रेसीज में कहाँ होता है यार। और हमारे फिर कह रहा हूँ, पता था यही होगा। हाँ, और अच्छा देखिए आज ना करते, मैं बल्कि अभी हम शो शुरू होने से पहले उसमें एक जज साहब का मैं जिक्र भी कर रहा था आपसे कि वो उनकी रेपुटेशन एक बड़े जबरदस्त जज की हुआ करती थी और उन्होंने इसके हक में फैसला दिया है। तो क्या लेवल ऑफ उनका ये जुडिशियल इंटेलेक्ट है कि वो इस तरह के फैसले दे रहे हैं। फैसला थोड़ी है। और वो बहरहाल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी अच्छी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी सुबह से हमारे पास आई थी कि मुझे एक मौके पे तो अता लग रहा था कि वाह बोल यार, बोल क्या वाह, बजा दो इसकी, ये कर दो वो कर दो फलाना। आई एम सॉरी फॉर माय फ्रेंच, बट क्या करें, हो जाता है। अदिल देखें एक चीज बड़ी, लेट्स ट्राई टू रैप दिस। देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है, जंगें जी प्रोपेगेंडा ठीक नारों और जज्बात से नहीं लड़ जाती। बिल्कुल बड़ी सिंपल ऐसे ही। इसके लिए जहानत, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और कोहेजन चाहिए होता है, राइट, जब कौमें मुत्तहद होती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल इसराइल है। बिल्कुल, बहुत छोटा सा मुल्क है, सराउंडेड बाय एनिमीज। बिल्कुल, लेकिन आप देखें वो कर क्या रहा है, और सिर्फ वहाँ नहीं करता वो ये काम। अभी हमने एक वीडियो बनाई है, नेक्स्ट वीक जाएगी, नो मर्सी नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स नो मर्सी। ओके, इट इज़ अबाउट, इट्स द हिस्ट्री ऑफ हाउ मोसाद assassinates its enemies across the world. वाओ यार अदील, मतलब दे आर जस्ट, इट्स लाइक अ मूवी, जेसन बॉर्न आइडेंटिटी, मिशन इम्पॉसिबल लेवल की कार्रवाइयां करते हैं इजरायली यार। क्रेजी, दे आर जस्ट ब्रूटल एंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव एट व्हाट दे डू। सो इसराइल आपको इस बात का सबूत है कि भाई सिर्फ नारे शारे नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। एंड इजराइल इज अ डेमोक्रेसी बाय द वे, इजराइल इज अ डेमोक्रेसी। ट्रू। दूसरी चीज जो मेरे जहन में जो बहुत परेशान कर रही थी ना, यार हम कराची में रहते हैं यार, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। देखो ये एस्केलेशन बहुत अलग हुई है इस दफा। भावलपुर, मुरीद के, मेल लैंड पंजाब हिट हुआ है। ट्रू यार, कल को वो कराची हिट कर देंगे। दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन में रहता है, बहुत जबरदस्त बात है। टावर है यहाँ पे ना, एक बिल्डिंग है यहाँ की बड़ी मशहूर, आग लग जाती है जिसमें। तो इनकी अगर ऐसी की, वी हैव टू टीच देम अ लेसन। और मैं ये समझता हूँ ये रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट नहीं, डिसप्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जब आप छोटे होते हैं, देखो इसराइल डिसप्रोपोर्शनेटली हिट करता है अपने एनिमीज को, बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरों को, he wants to strike fear in their hearts. Right. Pakistan has to strike fear in the heart of the Modi Sarkar right now. Anything less. And God help us. ये क्योंकि ये बहुत खतरनाक एस्केलेशन है, बहुत खतरनाक एस्केलेशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Your final words. My final words are, मैं बिल्कुल आपकी इस बात के साथ सब्सक्राइब करता हूँ। अगर हमने यहाँ पे let's say if we decide to take a step back and नहीं जी अमन की आशा होगा, सारी बातें होगा नहीं, अगर ये हमने खुदा ना खास्ता ये हमने कर दिया, तो देखें एक तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन अपने साथ काफ़ी जो गलती कर रहा होगा, इंडिया को आगे के लिए मौका मिल जाएगा। इट विल बिकम अ न्यू नॉर्म। हाँ, वो एयरफोर्स के जहाज हम उनके गिरा देंगे, वो कर देंगे। नहीं यार, एट द एंड ऑफ द डे मैं इस वक्त मशवरा अपने ऑडियंस को भी ये दूंगा कि भावलपुर में कोई आपका जान पहचान वाला दोस्त यार हो, जरा उसको एक बार फोन करके उसके जरा जज्बात इस वक्त, दे आर अंडर अटैक। वो कह रहे हैं कि बच्चे तैयार हैं इस वक्त, क्योंकि भावलपुर से थोड़ा आगे जाएं तो फिर वो हारूनाबाद और चोलिस्तान देन राजस्थान, वो कह रहे हैं जी हम जंग लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने हमारे शहर एंड भावलपुर में, क्योंकि मेरा रेडियो शो भावलपुर में भी सुना जाता है, मैं अक्सर मजाक से बात करता हूँ कि
पेरिस और लंदन के लोग अपने शहर से क्या मोहब्बत करते होंगे जो भावलपुर के लोग करते हैं। अजीब। देयर लव फॉर देयर सिटी इज एक्सट्रीम, जबकि वो छोटा सा बड़ा क्यूट सा सिटी है भावलपुर, अगर आप भी जाएं एंड ऑल, वेरी नाइस पीपल। मैं जब भी जाता हूँ उन लोगों को बड़ी मोहब्बत है अपने शहर से, और इस वक्त जो उनके गुस्से का लेवल है ना, रियासत को समझना पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। आमीन। और आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। आई होप हम हर किस्म की जो हमें एक इनसिक्योरिटी है, अल्लाह हमें हिफाजत करे, ऐसे ही है, अंदर से भी बाहर से भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश हो यार, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।